नमस्कार। राम गुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी डीएलएड बैच 2019 द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का स्वागत करता हूं। आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं और सर कह रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का स्वागत कर रहा हूं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डीएलएड जो आपका कोर्स है 2 साल का होता है। 2 साल के कोर्स को 4 भागों में बांट दिया जाता है। 6 माह का आपका 4 सेमेस्टर हो जाता है। 4 सेमेस्टर में एक सेमेस्टर की अवधि आपको 6 माह की हुई और जैसे ही 6 माह की अवधि पूरी हो जाती है आपको सेकंड सेमेस्टर यानी कि अगले सेमेस्टर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको उसकी कक्षाएं चलाने के लिए आप स्वतः तैयार हो जाते हो। अब बात आती है परीक्षा की। तो परीक्षा लेने की जिम्मेदारी पीएनपी को है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को। वो आपकी परीक्षा कभी भी, ये जो 2 साल का ड्यूरेशन होता है उन 2 सालों के ड्यूरेशन में कभी भी ले सकती है। 3 दिन का तो आपका एग्ज़ाम होता है, इससे अधिक तो होता नहीं है। 3 दिन में आपके एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाते हैं और जैसे ही समय मिलेगा परीक्षा नियामक आपको कभी भी किसी भी डेट में वो आपका एग्ज़ाम करा लेगी। तो अब बात करते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को बता दें कि हर सेमेस्टर में आपको 9 विषय पढ़ने होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने 9 विषय पढ़ा है, इसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर में भी 9 विषय पढ़ेंगे, थर्ड में भी ऐसे ही पढ़ेंगे और फोर्थ सेमेस्टर में भी जाकर के आप 9 विषय ही पढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में जो विषय थे उनमें से कुछ विषय तो कॉमन होते हैं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में जाकर के कुछ अलग से विषय ऐड हो जाते हैं उन विषयों के अतिरिक्त, जिसमें आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा कि कौन कौन से विषय आपको पढ़ने होंगे। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि सेकंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो आपका फर्स्ट पेपर जो है वो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। थर्ड आपका गणित है। फोर्थ आपका विज्ञान है। 5वां आपका सामाजिक अध्ययन विषय है। 6ठा आपका हिंदी है और 7वां आपका अंग्रेजी है। 7वें विषय में इस सेमेस्टर में जो है आपका अंग्रेजी कैसे आ गया। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमने संस्कृत पढ़ा था और इस सेमेस्टर में आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ेंगे 7वां पेपर। तो इसीलिए मैंने पहले बताया आपको कि इस सेमेस्टर में कुछ विषय चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो इस सेमेस्टर में आपको संस्कृत की जगह पे संस्कृत और कुछ बच्चे उर्दू लिए होंगे, उसके अतिरिक्त आपको इस सेमेस्टर में अंग्रेजी विषय पढ़ना है। और 8वां पेपर आपका समाज उपयोगी उत्पादक कार्य विषय है और 9वां विषय आपका कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा होता है। तो ये जो आप 4 विषय का नाम मैंने बताया है, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, इसमें से आपको कला विषय आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया। अब इस सेमेस्टर में हम आपको संगीत विषय पढ़ाएंगे और ऐसे ही करके हर सेमेस्टर में आपको एक एक सब्जेक्ट, जैसे कला आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, संगीत सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा और शारीरिक शिक्षा आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे और स्वास्थ्य शिक्षा आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इस प्रकार का शेड्यूल जो है परीक्षा नियामक के द्वारा या आपके बीटीसी पाठ्यक्रम में बनाया जा चुका है। तो इस सेमेस्टर की बात आ रही है, तो इस सेमेस्टर में हम आपको कौन सा विषय पढ़ाएंगे, आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस सेमेस्टर में हम आपको 2 विषय पढ़ाएंगे। एक तो आपका जो समाज उपयोगी उत्पादक कार्य विषय है उसको पढ़ाएंगे और उसके अतिरिक्त संगीत विषय भी पढ़ाएंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये समाज उपयोगी उत्पादक कार्य विषय है क्या, बिल्कुल अनसुना सा है,
नया नया नाम है, कैसे पता चलेगा ये समाज उपयोगी है क्या। तो बात करते हैं समाज उपयोगी उत्पादक कार्य। तो आप देखें कि समाज में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनका समाज में उपयोग होता है और उनका उत्पादन भी किया जाता है। उत्पादन के साथ साथ उसको आप उपयोग व्यवसाय के रूप में भी उसको चुना जा सकता है, चुना जाता है, विकल्प के रूप में चुना जाता है। तो आप इस विषय के नाम के आधार पर ये जानें कि समाज में उपयोग होने वाले प्रत्येक प्रकार के कार्य को हम समाज उपयोगी उत्पादक कार्य कहते हैं। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको हम समाज उपयोगी उत्पादक कार्य कह सकते हैं। तो सभी के लिए हम बताना चाहेंगे कि ये चाहे वो वैकल्पिक कार्य हो या मूल कार्य हो, तो इस सभी के लिए दो तरह के वर्गों में डिवाइड किया गया है इसको, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य को। मूल कार्य एक तो होता है कि मूल कार्य, और दूसरा होता है वैकल्पिक कार्य। मूल कार्य के अंतर्गत जो है वो आपका भोजन है, आवास है, वस्त्र है, मनोरंजन है, ये सभी आपके मूल कार्य के अंतर्गत आते हैं, जिसकी आवश्यकताएं सभी को पड़ती रहती हैं। और जो इसका सेकंड है, जो वैकल्पिक कार्य कहते हैं, जिसको विकल्प के रूप में चुना जा सकता है, इसके अंतर्गत आपको कृषि है, गृह विज्ञान है, कृषि शिल्प, गृह विज्ञान, धातु शिल्प, चर्म शिल्प, ग्रंथ शिल्प, मिट्टी के कार्य, ये आपके वैकल्पिक विषय के अंतर्गत आते हैं। वैकल्पिक इसलिए कह रहे हैं कि इसमें से ये विकल्प होते हैं कि इसको आप इनमें से कोई एक आप चुन सकते हो। इसको चुनने के बाद इसमें से मान लीजिए कि आप कृषि शिल्प चुने, तो कृषि शिल्प, कृषि का तात्पर्य खेती गृहस्थी से लिया जाता है। खेती से निराई गुड़ाई जुताई बुआई, ये सभी प्रकार की चीज़ों को सीखना पड़ता है। सीख करके तब उसका उत्पादन किया जाता है, और जब हम उत्पादन करते हैं तो जब ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे पास हो जाता है तो उसको हम व्यवसाय के रूप में भी चुनते हैं, व्यापार करते हैं और आजीविका का एक माध्यम बनाते हैं। इसी तरीके से आपका गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान या गृह शिल्प। गृह विज्ञान के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको कि गृह विज्ञान कहते किसे हैं। गृह विज्ञान, इसका शाब्दिक तात्पर्य यह होता है कि गृह संचालन के विषय में जो व्यवस्थित ज्ञान दे उसे गृह विज्ञान कहा जाता है। स्पष्ट है। अब बात करते हैं चर्म शिल्प क्या है। चर्म शिल्प का तात्पर्य चमड़े से लिया जाता है। चमड़े से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। निर्माण करने के साथ साथ उनका उपयोग किया जाता है। उपयोग के साथ ही साथ उनका जब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो जाता है तो हम उसको व्यवसाय के रूप में चुनते हैं, व्यापार के रूप में चुनते हैं, व्यापार करते हैं, उसके बाद आजीविका का एक माध्यम बनाते हैं। इसी क्रम में धातु शिल्प की बात करते हैं। तो धातु में आपकी बहुत सारे धातुएं पाई जाती हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, जस्ता है, टीन है, सोना है, चांदी है, जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और उसका उपयोग भी किया जाता है। आप घरों में भी उपयोग करते हैं। उसको जब आप बनाते हैं तो बनाने के बाद बाज़ार में सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। बेचने के बाद उससे आजीविका का एक माध्यम बनाते हैं और उसको भी आप आगे निरंतर कंटिन्यू उसको चलाते रहते हैं। इसके बाद आपका ग्रंथ शिल्प है। ग्रंथ शिल्प या फिर पुस्तक कला संबंधित कलाएं। इसमें ग्रंथ का तात्पर्य काफ़ी किताब से लिया जाता है। आपने नाम सुना होगा कि ये ग्रंथ है, वो ग्रंथ है, हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिला है। तो वो ग्रंथ क्या होते हैं? एक संकलन होता है, किताबों का संकलन होता है। उसमें आप वो संकलन क्या है? पन्नों का संकलन है। पन्ने किससे होते हैं? कागज़ के बने हुए होते हैं। तो कागज़ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। एक तो कापी किताब तो बनता ही बनता है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हम निर्माण करते हैं, जैसे कागज़ के पतंग बनाना, कागज़ की पतंगी बनाना, कागज़ के झंडे बनाने, कागज़ के लिफाफे बनाने, कागज़ की थैलियाँ बनाने, कागज़ की सजावट की वस्तुएं बनाना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जिनको हम सीखते हैं। पहले तो हम सीखते हैं, सीखने के बाद
हम इनका उत्पादन करते हैं, और जब हमारे पास जब हम उत्पादन करने लगते हैं तो जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो फिर हम इसको व्यवसाय के रूप में भी चुना जा सकता है, चुन लेते हैं और इससे एक आजीविका का एक माध्यम बनाते हैं। इसके बाद एक मिट्टी के कार्य हैं। तो मिट्टी के कार्य आपने देखा होगा कि एक कुम्हार को देखा होगा कि वो जो है साधारण सी मिट्टी का साधारण सी मिट्टी को उठाता है और उससे दिया बनाता है, घड़ा बना लेता है, और भी विभिन्न प्रकार की अपनी जो आवश्यकताएं होती हैं उस उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बर्तन वगैरह बनाना शुरू कर देता है। और वो अपने यूज के लिए तो बनाता ही बनाता है, लेकिन जब वो ज़्यादा मात्रा में बना लेता है तो वो रख के क्या करेगा? जाहिर सी बात है कि वो उन चीज़ों को मार्केट में सप्लाई करेगा, और जब मार्केट में सप्लाई करेगा तो निश्चित तौर पे उससे आय और व्यय का एक माध्यम पता चलेगा, स्रोत पता चलेगा, जिसको लेकर के वो अपनी जीविका का एक माध्यम बना सकता है। इसमें एक चीज़ छूट रहा था, आपको कास्ट शिल्प के बारे में बताना था कि कास्ट शिल्प भी होता है। कास्ट मतलब होता है लकड़ी, और आपने देखा भी होगा कि लकड़ी जो है वो साधारण सी होती है, उसको काट छाँट करके और विभिन्न प्रकार की चीज़ें उससे भी बनाई जा सकती हैं, जैसे मेज़ है, सोफ़ा है, बेड है, आप जिस पे बैठे हुए हैं वो टेबल है, कुर्सी है, इन सारी चीज़ों को का निर्माण किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किया जा सकता है, इसको करने के लिए पहले इसकी कला सीखनी पड़ती है, और जब कला सीखनी पड़ती है तो फिर जब हम उसमें निपुण हो जाते हैं तो फिर इनका उत्पादन करते हैं, और उसे जब ज़्यादा मात्रा में हम बनाना शुरू कर देते हैं निपुण हो जाने के बाद, तो फिर हम उनका व्यवसाय के रूप में उस चीज़ को हम चुन लेते हैं। तो इनमें से हम ये जो आपको 6 चीज़ें बताए हैं, कृषि शिल्प, गृह विज्ञान या गृह शिल्प, धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, चर्म शिल्प, पुस्तक ग्रंथ शिल्प और मिट्टी के कार्य, इन ये जो आपकी 6 चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारे विषय आपको गृह विज्ञान नहीं, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य विषय के अंतर्गत इन विषयों को भी समाहित किया गया है। इनमें से आप किसी भी एक विषय को चुन सकते हैं, और इसको चुनने के बाद आप इसमें अ, इसको आप चुनने के बाद इसका उपयोग करें, उनका निर्माण करें, उत्पादन करें, और व्यवसाय के रूप में इसको आजीविका के एक माध्यम भी बना सकें। इस तरह से आपको हस्तकला में निपुण करने के लिए कार्य अनुभव शिक्षा के रूप में इस विषय को आपके सिलेबस में डाला गया है। इसी का एक अलग नाम है कार्य अनुभव शिक्षा, जो आपको समाज उपयोगी उत्पादक कार्य विषय के अंतर्गत दी जाती है। थैंक यू।